नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए अज्ञे की लिखी अमर रचना नदी के द्वीप भुवन भाग 1। गाड़ी जब तक प्रतापगढ़ से नहीं चली तब तक भुवन ने नहीं जाना कि उसे अपने बारे में सोचने की कुछ जरूरत है, और गाड़ी चलने पर भी ठीक इस रूप में ही उसने यह बात जानी हो, ऐसा भी नहीं। वह केवल हक्का बक्का सा चलती गाड़ी का हैंडल पकड़े खड़ा रह गया, विस्मय से अपने मुक्त दूसरे हाथ की ओर देखता हुआ, मानो वह उसका नहीं कोई पराया हाथ हो जो किसी रहस्यमय क्रिया से उसके शरीर के साथ लग गया हो और अब अपने और पराये के संधिस्थल उसकी कोहनी पर चुनचुनाहट हो रही हो। वह सवार ही चलती गाड़ी पर हुआ था। उसके प्लेटफॉर्म पर खड़े रेखा से बातें करते करते कब गाड़ी चल पड़ी थी यह उसे मालूम नहीं हुआ था, और अगर रेखा ही सहसा उसकी कोहनी पकड़कर मुस्कुराकर उसे ठेलती हुई न कहती, अच्छा जल्दी से सवार हो जाइए, आपकी गाड़ी जा रही है, तो वह जरूर गाड़ी से रह जाता। और यहीं से उसके विस्मय का आरंभ होता था, क्योंकि यद्यपि वास्तव में रेखा ने उसे ठेलकर गाड़ी पर सवार करा दिया था, तथापि उस बहुत हल्के धक्के में यही लगा था कि रेखा वास्तव में उसे कोहनी पकड़ कर खींच रही है, कि उसके शब्द और उसकी क्रिया भी उसके वास्तविक अभिप्राय को झुठला रही हैं, और वह वास्तव में उसे रोक ही लेना चाहती है। और जहां उसने भुवन की कोहनी को छुआ था, वहीं यह अद्भुत अपूर्व परिचित चुनचुनाहट हो रही थी उसकी कोहनी में, जो सदा अपने साथियों पर हंसता आया है कि उन्हें स्त्री का सान्निध्य सहन नहीं होता, वे उसे सहज भाव से न ले पाकर उत्तेजित या अस्थिर हो उठते हैं। उसने यहाँ तक देखा है कि किसी स्त्री द्वारा चाय का प्याला दिया जाने पर लोगों के हाथ ऐसे कांपने लगे कि चाय छलक जाए, और आज एक स्त्री के द्वारा सहज भाव से ठेलकर गाड़ी पर सवार करा दिए जाने पर उसी की कोहनी में स्पर्शित स्थल पर चुनचुनाहट होने लगी है, और वह यह रुमानी कल्पना कर रहा है कि रेखा ने वास्तव में उसे ठेला नहीं बल्कि खींचा था। भुवन बाबू, यूं हक्के बक्के अपने हाथ की ओर ताकते और अपनी कोहनी को पहचानते न खड़े रहिए, आखिर आपको हुआ क्या है? पीछे किसी ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, अजी साहब, फुटबोर्ड पर क्यों लटके खड़े हैं, भीतर चले आइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। चिड़चिड़ापन वाजिब था, क्योंकि इंटर क्लास ही सही, रात को सोते सब हैं, और तड़के 3 बजे दरवाजा खोलकर खड़े हो जाना दूसरे मुसाफिरों को न सुहाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। भुवन ने भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद किया और एक सीट पर सिमट कर बैठ गया। उसके विस्मय की जड़ता कुछ कम हुई तो उसकी स्मृति धीरे धीरे पिछले कुछ घंटों की दृश्यावली के पन्ने उलटने लगी। रेखा से उसका परिचय लंबा नहीं था, बल्कि परिचय कहलाने लायक भी नहीं था, क्योंकि 1 सप्ताह पहले ही अपने मित्र चंद्रमाधव के घर पर एक छोटी चाय पार्टी में इनकी पहली भेंट हुई थी, और उसके बाद 2-3 बार हजरतगंज के कोने पर या काफी हाउस में उनका कुछ वार्तालाप हुआ था। भुवन को लखनऊ से इलाहाबाद जाना था। रेखा किसी परिचित परिवार के पास कुछ दिन बिताने प्रतापगढ़ जाने वाली थी। बातचीत के सिलसिले में यह जानकर कि दोनों एक ही दिन एक ही गाड़ी से जा रहे हैं, चंद्रमाधव की सलाह से यह निश्चय हुआ था कि तीनों साथ हजरतगंज में कहीं भोजन करके स्टेशन पहुंच जावेंगे और दोनों को गाड़ी पर सवार कराकर चंद्रमाधव लौट जाएगा। भुवन का सामान तो चंद्रमाधव का नौकर ले जाएगा, और रेखा का सामान उनके आतिथ्य का चपरासी पहुंचा आएगा। यह तो बिल्कुल साधारण बात थी, लेकिन गाड़ी में भीड़ बहुत थी। पहले यह सोचा गया कि दोनों अलग अलग स्थान खोजें, क्योंकि शायद ज़नाने डिब्बे में कुछ अधिक जगह हो तो रेखा क्यों अधिक कष्ट उठाए। चंद्रमाधव उसे बिठाने ज़नाने डिब्बे की ओर गया और भुवन अपने लिए स्थान खोजने निकला। कोई 15 मिनट में अनेक डिब्बों का मुआयना करके आंखों से प्रत्येक में मिल सकने वाली जगह के घन इंच और वर्ग इंच का हिसाब लगाने के बाद जब भुवन ने एक डिब्बे में खिड़की के रास्ते अपना छोटा सा बक्स और संक्षिप्त बिस्तर अंदर ठेल दिया और तय कर लिया कि किवाड़ के आगे लगे सामान के ढेर के कारण उधर से न जा सकने पर भी खिड़की के रास्ते घुस सकेगा, वह यह देखने लौटा कि रेखा पर कैसी बीत रही है। मन ही मन उसने यह भी सोचा, इसी गाड़ी में जाना ऐसा क्या जरूरी है, एक दिन देर भी हो सकती है। इलाहाबाद पहुंचना कोई ऐसा जरूरी तो है नहीं, मुफ्त में तकलीफ का सफर क्यों न कल पर टाल दिया जाए।
यही सोचते सोचते वह वहां पहुंचा जहां चंद्रमाधव एक खिड़की के पास खड़ा था। रेखा डिब्बे के भीतर तो पहुंच गई थी, पर डिब्बा अपना यह देसी नाम इतना सार्थक कर रहा था कि जहां वह खड़ी थी वहां उसे इधर उधर मुड़ने लायक भी स्थान नहीं था। वह खड़ी थी तो बस जैसे खड़ी थी वैसे खड़ी रह सकती थी। भुवन ने मुस्कुराते हुए पुकार कर अंग्रेजी में पूछा, रेखा जी कैसा चल रहा है? रेखा ने जरा गर्दन उसकी ओर मोड़कर हंसते हुए कहा, स्विमिंगली। मैं जैसे सागर की मछली हूँ, जमीन से पैर उठा लूं तो भी गिरूंगी नहीं, तैरती रह जाऊंगी। भुवन ने चंद्रमाधव से कहा, चंद्र, रेखा जी का इसी गाड़ी से जाना क्या ऐसा जरूरी? चंद्र ने फौरन शह लेते हुए आवाज दी, रेखा जी अब भी सोच लीजिए, आज जाना क्या जरूरी है? मेरा कल के शो का निमंत्रण अभी ज्यों का त्यों है, अब भी लौट चलिए, कल रात चली जाएगा। रेखा ने भुवन की ओर उन्मुख होने की चेष्टा करते हुए पूछा, आपको कैसी जगह मिली? सामान तो भीतर पहुंच गया है। यूं तो खिड़कियों से रास्ता है, अभी तो हवा भी मजे में आ जा सकती है। तो आपका क्या मत है? मैं तो चंद्र से बिल्कुल सहमत हूँ। आप और एक दिन रुक जाइए, कल चली जाएगा। रेखा के चेहरे पर विकल्प की हल्की सी रेखा पहचान कर चंद्र ने जोर दिया, हाँ हाँ आइए बस। बल्कि अभी तो आज रात का शो भी देखा जा सकता है। और वह खिड़की में से भीतर झुककर रेखा का सूटकेस पकड़ने लगा। रेखा उतर आई। उतरकर भुवन से बोली, और आप? फिर चंद्र की ओर उन्मुख होकर, मिस्टर चंद्र, अपने मित्र को भी रोक लीजिए ना। चंद्र ने कहा, इन्हें जाने कौन देता है? आप रुक जाएंगी तो यह नहीं जा सकेंगे, इतने अनगैलेंट यह नहीं हो सकते। क्या हुआ, प्रोफेसर हैं तो? क्यों भुवन, कहाँ है तुम्हारा सामान? भुवन ने आनाकानी की। स्वयं उसने सफर एक दिन टाल जाने की बात सोची थी, पर रेखा को वैसा करते देख न जाने क्यों एक प्रतीप भाव उसके मन में उमड़ आया कि जो निश्चय किया सो किया। अब बदलना ढुलमुलपन है और ढुलमुलपन बुरी चीज है। आदमी की संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, ऐसी दृढ़ की बस फौलाद। रेखा ने कहा, हाँ डॉक्टर भुवन, आप भी रह जाइए न, छुट्टी तो आपकी अभी कई दिन और है। लेकिन, बस अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चंद्र ने डपट कर कहा। चलो आगे बताओ, सामान कहाँ रखा है? और जिस कुली ने रेखा का सामान उठाया था उसी को आगे करके वह भुवन के डिब्बे की ओर बढ़ चला। स्मृति के पन्ने उलटते हुए भुवन ने सोचा, यहाँ तक भी ठीक था, रुक जाना कोई असाधारण बात नहीं हुई थी और दोनों के रुक जाने में भी कोई बात नहीं थी। अगर उसे इलाहाबाद में जरूरी काम नहीं था तो रेखा को प्रतापगढ़ में और भी कम काम था। वह घूमती हुई और एक जगह कुछ दिन बिताने जा रही थी और चंद्र दोनों का मित्र था और खासा दिलचस्प आदमी। उसके आग्रह का असर होना स्वाभाविक था और इस प्रकार दोनों रुक गए थे और अगली शाम को उसी प्रकार उसी गाड़ी के लिए पहुंचे थे। फिर भीड़ थी पर उतनी नहीं। फिर अलग अलग डिब्बों में सवार हुआ गया। रेखा को जनाने डिब्बे में बैठने लायक स्थान मिल गया, यद्यपि बिल्कुल दरवाजे के पास, और भुवन ने भी अपना बक्स जमा कर अपने बैठने लायक सीट बना ली। विदान मस्ते करके सीटी के साथ वह अपने डिब्बे की ओर चला और सवार हो गया। यहाँ तक भी ठीक था, और अगर बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ी के रुकने पर वह रेखा के डिब्बे तक जाकर उससे एक आध बात कर आता रहा तो यह भी कोई ऐसी असाधारण बात नहीं थी। यह साधारण शिष्टाचार ही है, और अगर रात 10 बजे के बाद भी हुआ तो भी अधिक से अधिक कोई यह कह सकता है कि शिष्टाचार में कुछ अनावश्यक मुस्तैदी थी या दिखावा था। वह स्वयं यही जानता था कि रेखा बड़ी मेधावी स्त्री है और उससे बातचीत विचार उत्तेजक है और मानसिक स्फूर्ति देती है। बस बातें भी वे ऐसी ही करते आए थे। और प्रतापगढ़ में जब रेखा उतर गई और भुवन ने कहा, आपसे भेंट करके बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा लखनऊ प्रवास बड़ा सुखद रहा, तो उसने अपने स्वर में शिष्टाचार से, यद्यपि हार्दिक शिष्टाचार, निरी औपचारिक शिष्टता नहीं, अधिक कुछ नहीं पाया था। रेखा ने भी वैसे ही अव्यक्तिक पर सच्चे विनय से कहा था, मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ हूँ और आपने तो इस वापसी की यात्रा को भी प्रीतिकर बना दिया।
तब और फिर भुवन ने अपने हाथ और कोहनी की ओर देखा। फिर उसे लगा कि वह चुनचुनाहट अभी गई नहीं है। वह अपनी कोहनी पर अब भी रेखा के स्पर्श का दबाव अनुभव कर सकता है, और वह दबाव ढकेलने का नहीं है, खींचने का है। तब स्पष्ट ही केवल यात्रा का प्रत्यवलोकन काफी नहीं है, थोड़ा और पीछे देखना होगा। और पीछे देखने में या क्रम से विश्लेषण पूर्वक देखने में उसे झिझक क्यों है, वह अनमना क्यों है? सप्ताह भर से कम का सामान्य सामाजिक परिचय कौन उसमें ऐसे छायावेष्टित रहस्थल है जिनमें जिज्ञासा की किरण के पहुंचने से वहां पलती कोई छुईमुई अनुरागानुभूति मर जाएगी। आग की लौ आलोक देती है, उससे हम आलोक विकीर्ण हुआ देखते हैं। और व्यक्ति की तुलना लौ से करें तो यही ध्वनित होता है कि उससे कुछ उत्सृष्ट होकर फैलता है। लेकिन रेखा मानो एक शीतल आलोक से घिरी हुई, उसके आवेष्टन में संची हुई, अलग, दूर और अस्पृश्य खड़ी थी। भुवन ने एक बार सिर से पैर तक उसे देखा। घूरना इस 20वीं सदी में भी अशिष्ट है, लेकिन एक ऐसी पारखी दृष्टि भी होती है जिसे घूरना नहीं कहा जा सकता और जो न केवल अशिष्ट नहीं है बल्कि सौंदर्य का नैवेद्य मानी जाती है। तब मन ही मन भुवन ने कहा, यूं ही नहीं रेखा देवी की इतनी चर्चा होती। उनमें कुछ है जिसका उन्मेष जीवन का उन्मेष है और जिसे जान सकना ही एक महान अनुभूति होगी, फिर वह जानना सुखद हो, दुखद हो। और उसने मुड़कर रेखा की सुनाई में आ सकने वाले विनय के स्वर में अपने साथी से पूछा, क्यों मिस्टर चंद्रमाधव, रेखा जी काफी पीती है, हम लोग काफी हाउस चलें? इस परोक्ष निमंत्रण का उतना ही परोक्ष उत्तर देते हुए रेखा ने कहा, हाँ चंद्र, तुम बहुत बार काफी पिला चुके हो मुझे, आज मेरा निमंत्रण रहा और तुम्हारा मित्र भी आवे। चंद्रमाधव ने कहा, वाह, यह नहीं हो सकता, मैं तो स्थायी मेजबान हूँ। तब भुवन ने कुछ साहस बटोर कर कहा, रेखा देवी, अगर आज मुझे ही मेजबान होने का गौरव प्रदान करें तो। रेखा ने कुछ मुस्कुराकर छद्म विनय से कहा, आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। हजरतगंज का कोना युक्त प्रांत के नागरिक जीवन की धुरी है। यह दूसरी बात है कि जीवन वहाँ जिया नहीं जाता, वहाँ केवल जीवन से विश्रांति की व्यवस्था है। तथापि जो लोग उस जीवन का संचालन और नियमन करते रहे हैं, उनका एक स्वाभाविक संगम वह कोना है। इसीलिए भुवन जब से लखनऊ आया है तब से रोज चंद्र के साथ काफी हाउस आता है। दिन में एक बार तो अवश्य, कभी कभी 2-2, 3-3 बार, और उस रूपर्स गंधसिक्त मानव प्रवाह को किनारे से देखकर मन ही मन यह समझता चला जाता है कि वह भी जीवन के प्रवाह के बीच में है, कि जीवन का तीव्र स्पंदन जिस नाड़ी में हो रहा है उसे वह पकड़े है और चाहे तो दबाकर रुद्ध भी कर दे सकता है। लखनऊ आए उसे कुल 3 दिन हुए हैं। चंद्रमाधव उसका कॉलेज का सहपाठी और मित्र, स्थानीय पायनियर का विशेष संवाददाता है और लखनऊ से परिचित है, यूं भी बहुधंधी आदमी है। उसके साथ रहने घूमने से जीवन के प्रवाह को अनुशासित कर सकने का यह भ्रम सहज ही हो जा सकता है। इससे क्या कि कॉलेज के बाद से चंद्रमाधव निरंतर सनसनी की खोज में दौड़ा किया है अफ्रीका, अबिसिनिया, इटली, जर्मनी, चीन, कोरिया, और वह 4-6 वर्ष वैज्ञानिक खोज और देशाटन में लगाकर पहले से भी कुछ अधिक अंतर्मुखी और तटस्थ होकर एक कस्बे के कॉलेज में लेक्चरर हो गया है, जो कि यूं ही दुनिया के प्रवाह से बहुत दूर रहता है। यह जीवन की धमनी को पकड़े रहने का भ्रम बड़ा ही लुभावना और अहं को पुष्ट करने वाला है। और इससे क्या कि चंद्र का कहना है, वह जीवन के निरंतर दबाव से बचकर 2 मिनट चैन से बिताने के लिए ही काफी हाउस आता है। शायद उसको वही भ्रम लुभा सकता हो। और रेखा? भुवन को याद आया, 3 दिन पहले चंद्र के यहाँ उसने पहली बार रेखा को देखा था। परिचय के समय उसने लक्ष्य किया था कि रेखा के पास रूप भी है और बुद्धि भी है, किंतु बुद्धि मानो तीव्र संवेदना के साथ गुंथी हुई है और रूप एक अदृश्य अस्पृश्य कवचसा पहने हुए है। पर इस आरंभिक धारणा को उसने तूल नहीं दिया था। प्रचलित धारणा है कि बुद्धिजीवी स्त्री के आवेग शिथिल होते हैं और अगर किसी को चट से फ्रिजडी वुमन का बिल्ला दे दिया जा सकता हो तो उसे लेकर माथापच्ची कौन करे।
फलतः परिचय के साधारण शिष्टाचार के बाद भुवन अपने में खिंच गया था और रेखा चंद्र के यहाँ जुटे हुए बुद्धिप्राण मानवजीवनों के गिरोह में खो गई थी। चंद्र ने भुवन को मिलाने के लिए लखनऊ का साहित्यिक समाज इकट्ठा किया था, किंतु उपेक्षा की जिस पिटारी में भुवन ने उसे डाल दिया था, उसे हठात झकझोर कर रेखा बाहर निकल आई थी। बैठक के दौरान भुवन ने 2 बार उड़ती नजर से रेखा के चेहरे पर क्लांति और खेद के चिन्ह देखे थे। जब साहित्य चर्चा ने जोर पकड़ा और वातावरण में गर्मी आई तो भुवन की दृष्टि कौतूहलवश फिर रेखा को खोजती हुई गई और सहसा ठिठक गई। रेखा कमरे की ओर शून्य के एक छोटे से वृत्त के बीचों बीच कुर्सी पर बैठी थी। उसका सिर कुर्सी की पीठ पर टिका था, पलकें बंद थी। वह बिजली के प्रकाश से कुछ बचकर बैठी थी, अतः उसका माथा और आंखें अंधेरे में थी। बाकी चेहरे पर आड़ा प्रकाश पड़ रहा था, जिससे नाक, ओठ और ठोड़ी की आकार रेखा सुनहली हो उभर आई थी। और इसी स्वर्णाभ निश्चलता पर भुवन का कौतूहल आकर टिक गया था। कहते हैं कि आंखें आत्मा के झरोखे हैं। झरोखे बंद भी हो सकते हैं, पर ओठों की कोर एक ऐसा सूचक है कि कभी चुकता नहीं, और इन्हीं की ओर भुवन अपलक देखता रहा। वह कुछ क्षणों की तंद्रा मानो रेखा को उस कमरे से दूर अलग कहीं ले गई थी, जहां ओठों के कोरों का कसाव बिना तनिक सा कापे भी जैसे अनजाने कुछ नरम पड़ गया था। मुंह के आसपास की असंख्य शिराओं का अदृश्य तनाव कुछ ढीला हो गया था और जीवन का अदम्य लचकीलापन जैसे फिर उभर कर एक स्निग्ध लहर बन गया था। जहां तक भुवन जान पाया, किसी और ने यह परिवर्तन नहीं लक्ष्य किया था, पर उस क्षण के सहज शैथिल्य के द्वारा मानो रेखा ने अपनी सारी क्लांत शक्तियों को विश्राम देकर पुनरुद्दीपित कर लिया था। वैसे ही जैसे नास्तिकों की भीड़ में कोई भक्त अनदेखे क्षण भर आंख बंद करके अपने आराध्य का ध्यान कर ले और उसके द्वारा नए विश्वास से भरकर कर्मरत हो जाए। रेखा जैसी आधुनिका के लिए भक्त की उपमा शायद ठीक न हो, पर उस तुलना के द्वारा रेखा का पार्थक्य और उभर आता था। और यह बात बार बार भुवन के सामने आती थी कि रेखा में एक दूरी है, एक अलगाव है, कि वह जिस समाज से घिरी है और जिसका केंद्र है उससे अछूती भी है। यद्यपि कहा, अस्तित्व के कौन से स्तर पर विभाजन रेखा है जो दोनों को अलग रखती है, इसकी कल्पना वह नहीं कर सकता था। काफी पीते पीते ये सब बातें चलचित्र सी उसके आगे घूम गईं, और जैसे रेखा की रहस्यमयता उसे चुनौती देने लगी। व्यक्तित्व की चुनौती की प्रतिक्रिया भुवन में प्रायः सर्वदा नकारात्मक ही होती है। वह अपने को समझा लेता है कि चुनौती के उत्तर में किसी व्यक्तित्व में बैठना चाहना अंधिकार चेष्टा है, टांग अड़ाना है, क्योंकि व्यक्तित्वों का सम्मिलन या परिचय तो फूल के खिलने की तरह एक सहज क्रिया होना चाहिए। पर रेखा के व्यक्तित्व की चुनौती को उसने इस प्रकार नहीं टाला। टालने की बात ही उसके मन में नहीं आई। रहस्यमयी की चुनौती स्वीकार करना तो और भी अधिक टांग अड़ाना है, क्योंकि किसी का रहस्य उद्घाटित करना चाहने वाला कोई कौन होता है, यह भी उसने नहीं सोचा। पर अंधकार हस्तक्षेप की भावना भी उसके मन में नहीं थी। यह जो जनसमुदाय से घिरे रहकर भी अलग जाकर किसी अलक्षित शक्ति के स्पर्श से दीप्त हो उठने जैसी बात उसने देखी थी, रह रह कर वही भुवन को झकझोर जाती थी। जैसे किसी बड़े चौड़े पाट वाली नदी में एक छोटे से द्वीप का तरुपल्लवित मुकुट किसी को अपनी अनपेक्षितता से चौंका जाए, या कि अंधेरे में किसी शीतल चमकती चीज को देखकर बार बार उसे छूकर देखने को मन चाहे। से किस रहस्यमय रासायनिक क्रिया से यह ठंडा आलोक उत्पन्न होता है। रेखा को देखते और इस ढंग की बात सोचते हुए भुवन कदाचित अनमना हो गया था, क्योंकि उसने सहसा जाना चंद्र और रेखा में यह बहस चल रही है कि सत्य क्या है और कब कैसे यह आरंभ हो गई, उसने लक्ष्य नहीं किया था। चंद्र कह रहा था, सत्य सभी कुछ है, सभी कुछ जो है, होना ही सत्य की एकमात्र कसौटी है। रेखा ने टोका, लेकिन होने को तो झूठ भी है, छल भी है, भ्रम भी है, क्या वह सब भी सत्य है? या कि आप होने की कुछ दूसरी परिभाषा करेंगे, पर यह कहना तो यही हुआ कि सत्य वह है जो सत्य है। नहीं, सभी कुछ जो है, यानी उसमें मिथ्या भी शामिल है, भ्रम भी। मुझे अगर भ्रम है तो उसका होना भी होना है, और इसलिए वह भी सत्य है। और मुझे भूत दिखते हैं तो भूत सत्य हैं,
यो चाहे होते हो या न होते हो। यो कह ले कि भूत मेरा सत्य है, दूसरों का चाहे न हो, तो सत्य बिल्कुल मुझ पर आश्रित है, व्यक्ति सापेक्ष है। निरपेक्ष सत्य कुछ है ही नहीं, रेखा ने आपत्ति के स्वर में कहा। क्यों डॉक्टर भुवन, आप भी ऐसा ही मानते हैं? भुवन कुछ कहे इससे पहले ही चंद्र ने कहा, हाँ, सत्य सापेक्ष ही है, निरपेक्ष वह हो ही कैसे सकता है। निरपेक्ष तो चीजें हैं, पदार्थ। पदार्थ सत्य नहीं है, निरा पदार्थ। सत्य तो पदार्थ का हमारा बोध है और बोध व्यक्तिगत है। भुवन ने कहा, मुझे तो लगता है कि हम सत्य और वस्तु का भेद भूल रहे हैं। भूत हो या न हो, अगर मेरे लिए है तो है, यानी यथार्थ है, पर सत्य सत्य तो दूसरी बात है। यो चंद्र जो पदार्थ और सत्य में भेद कर रही है वह मैं मानता हूँ, पर वह अधूरी बात लगती है। क्यों? आगे और क्या है? पदार्थ वास्तव में एक अंश है, वास्तव में और भी बहुत कुछ आता है। विचार, कल्पनाएं, घटनाएं, परिस्थितियां, ये सब भी वास्तव के अंग हैं, जिन्हें पदार्थ नहीं कहा जा सकता। मैं कब कहता हूँ, लेकिन सत्य तो कहा जा सकता है, चंद्र ने विजय के स्वर में कहा। यही तो मैं कह रहा था। नहीं, मैं वास्तव में और सत्य में भेद करना चाहता हूँ, या कहिए कि सापेक्ष और निरपेक्ष सत्य के प्रश्न को दूसरी तरह देखना चाहता हूँ। भुवन क्षण भर रुका। एक उदाहरण लीजिए, 2 और 2 4 होते हैं, इस बात को आप क्या कहेंगे? सत्य। और क्या? लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा यह तथ्य है, और इस तरह के सब सत्य केवल तथ्य हैं। सत्य की संज्ञा उन्हें तब मिल सकती है जब उनके साथ हमारा रागात्मक संबंध हो, यानी जो तथ्य हमारे भावजगत की यथार्थता है वह सत्य है, जो निरे वस्तुजगत की है वह तथ्य है, वास्तविकता है, यथार्थता है, जो कह लीजिए, पर सत्य से वह ऊनी पड़ती है। क्षण भर सब चुप रहे। फिर रेखा ने कुछ इस बात को स्वीकार करते हुए और कुछ विषयांतर करते हुए से कहा, सत्य को कटु क्यों कहते हैं? कटु वह कैसे हो सकता है? अंग्रेजी में भी कहते हैं पेनफुल ट्रूथ। अगर हम उसे सत्य मानते हैं, जानते हैं, तो वह पेनफुल क्यों होता है? भुवन ने कहा, मैं तो कहूंगा कि सत्य मात्र पेनफुल है। रागात्मक संबंध का यह मूल हमें चुकाना पड़ता है। सत्य तथ्य का रचनात्मक, सृजनात्मक रूप है, और सृजन सब पेनफुल होता है। अपने ताप की तपन में सब कुछ उसने रचा। रचना के सत्य का कितना सुंदर वर्णन है इस वाक्य में। रेखा ने कहा, यह सचमुच बड़ी सुंदर बात है, पर पेनफुल ट्रूथ की बात इससे हल नहीं हुई। मुझे तो नहीं लगता कि हल हो गई, शायद नहीं हुई। पेनफुल सत्य का एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि क ख से प्रेम करता है। उनका प्रेम एक तथ्य है। आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि क ख से प्रेम करता है, आपका अपना कोई लगाव क ख से नहीं है, इसीलिए। अब कल्पना कीजिए उस स्थिति की जिसमें अपनी ओर से यह बात कहनी हो, क ख से प्रेम करता है। यह कह देना कितना आसान है, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह कह पाना कितना कठिन, कितना पेनफुल। क्योंकि एक तथ्य है, दूसरा सत्य, और सत्य न कहना आसान है न सहना आसान है। भुवन सांस लेने के लिए तनिक सा रुका और फिर बोला, अंग्रेजी की कविता है, द पेन ऑफ लविंग यू इज ऑलमोस्ट मोर देन आई कैन बेयर। तुम्हारे प्रेम की व्यथा दुस्सह है। बड़ी सच बात है, जरूर दुस्सह होगी और जरूर व्यथा होगी अगर सचमुच प्रेम है। चंद्र ने कुछ ठट्ठे के स्वर में कहा, तब तो सत्य भी खतरनाक चीज है और प्रेम भी। लेकिन ऋषि लोग सत्य को साध्य बता गए, प्रेम को धोखा। रेखा ने कहा, वे लोग कदाचित ऋषि न रहे होंगे मिस्टर चंद्र। प्रेम को धोखा रोमांटिकों ने बताया है, और आप कितने भी ऋषि भक्त क्यों न हो, रोमांटिक ऋषि को नहीं पसंद करेंगे। मैं तो यही जानती थी कि ऋषियों ने प्रेम और सत्य को एक माना है, क्योंकि दोनों को ईश्वर का रूप माना है, क्योंकि दोनों सृष्टा हैं। भुवन ने जोड़ दिया। और फिर सहसा न जाने क्यों उसे अपने बोलने पर और सारी बातचीत पर एक अजब सी झिझक हो आई। वह कैसे इतना बोल गया?
और सो भी प्रेम का विषय लेकर। उसे याद आया, अंग्रेजी का जो काव्यपद उसने सुनाया था वह वास्तव में यूं आरंभ होता था, डियरेस्ट, द पेन ऑफ लविंग यू। पर उद्धरण देते समय उसे यह भी ध्यान न हुआ था कि वह कोई शब्द छोड़ रहा है। सत्य की चर्चा में प्रेम की बात ले आना और ऐसे संदर्भ देना, रेखा क्या सोचेगी कि इन प्रोफेसर साहब के दिमाग में प्रेम भरा हुआ है, और सृजन क्या क्या बक गया। वह बातचीत का सिलसिला टूट गया। तीनों चुपचाप काफी पीते रहे। चंद्र के साथ तो भुवन टिका ही था, रेखा से भी उसके बाद प्रतिदिन भेंट होती रही। यूं तो चंद्र के नित्य प्रति काफी हाउस जाने के प्रोग्राम में शामिल हो जाना ही काफी था, भी भेंट हो जाती थी, और चंद्र का विश्वास था कि अच्छे पत्रकार के लिए काफी हाउस में घंटों बिताना आवश्यक है। शहर में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सब काफी हाउस का वातावरण सूंघ लेने से भाप लिया जा सकता है। भुवन अनुभव करता था कि दूसरे पत्रकार भी ऐसा मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्रायः उनका जमाव रहता था और सब वहाँ ऐसे कर्मरत भाव से निठल्ले बैठकर ऐसे अर्थ भरे भाव से व्यर्थ की बातें किया करते थे कि वह चकित हो जाता था। लेकिन पत्रकार साहित्यकार नहीं है, यह वह समझता था। साहित्यकार जो क्षणिक है उसमें से सनातन की छाप को, या जो सनातन है उसकी तात्क्षणिक प्रासंगिकता को खोजता और उससे उलझता है। पर पत्रकार के लिए क्षणिक की क्षणिक प्रासंगिकता ही सनातन है, और जहाँ वह उस प्रासंगिकता को तत्काल नहीं पहचानता वहाँ उसका आरोप करता चलता है। लेकिन बीच में एक दिन वह अकेला भी गया था। चंद्र को किसी मंत्री से आवश्यक भेंट के लिए काउंसिल हाउस जाना था। दिन में अपने को सूना पाकर भुवन हजरतगंज की ओर चल दिया था, और एक पटरी पर चलते चलते सहसा उसने देखा था दूसरी पटरी पर दूसरी ओर से आती हुई रेखा सड़क पार करने के लिए ठिठक कर इधर उधर देख रही है कि मोटरें न आ रही हों। वह रुककर उसे देखने लगा था। रेखा ने बिना किनारे की सफेद रेशमी साड़ी पहन रखी थी और वैसा ही ब्लाउज। रेशम की सफेदी में एक स्निग्धता होती है जैसे हाथी दांत के रंग में, और उस पर रेखा का सांवला रंग बहुत भला लग रहा था। आभरण अलंकार कोई नहीं था, केवल उसके एक और मुड़ने पर भुवन ने लक्ष्य किया था कि जुड़े में एक फूल है। रेखा के इस पार पहुँचते ही भुवन ने बढ़कर नमस्कार करते हुए पूछा, क्या काफी हाउस चलकर बैठना अच्छा न रहेगा? आप मालूम होता है काफी देर से घूमती रही है, लाइए एक आध बंडल मुझे दे दीजिए, क्योंकि रेखा के हाथ में कई एक पुलिंदे थे। धन्यवाद, मैं अपना बोझा ढोने की आदी हूँ। कहते कहते भी मुस्कुराती रेखा ने 2-3 पैकेट उसे दे दिए। मैं उपहार देने के लिए कुछ चीजें खरीद रही थी। उपहार देना यूं भी अच्छा लगता है, और मैं तो इतना आतिथ्य पाती हूँ कि चाहिए भी। लेकिन आज काफी हाउस का निमंत्रण मेरा है। निमंत्रण तो अगर आप न्याय करें तो मेरा ही था, भुवन ने हल्के प्रतिवाद के स्वर में कहा। रेखा केवल हंसती। काफी हाउस का भी एक चस्का है, रेखा ने कहा। काफी के चस्के से शायद ज्यादा गहरा वही है। हाँ, चंद्र को ही देखिए, अपने जीवन का छठा अंश वह यहाँ बिताता है या बिताना चाहता है। हालांकि अच्छी और बुरी काफी की पहचान भी शायद उसे नहीं है। आपको कैसा लगता है? भुवन ने सीधे उत्तर न देकर कहा। चंद्र का विचार है कि जीवन से तटस्थ होकर 2 मिनट बैठने के लिए ऐसी अच्छी जगह दूसरी नहीं तटस्थ भी हो और देखते भी चले, यह यहाँ का लाभ है। पर आप तो ऐसा न मानते होंगे, आप तो यूं ही इतने तटस्थ जान पड़ते हैं। रेखा थोड़ा हंस दी कि 2 मिनट की तटस्थता का आपके लिए क्या आकर्षण होगा। भुवन उसकी तीखी दृष्टि पर कुछ चौंका, पर सहज भाव से ही बोला, हाँ, मैं तो आता हूँ कि थोड़ी देर के लिए जीवन के भरपूर प्रवाह में अपने को डाल सकूं। मुझे तो हमेशा यह डर रहता है कि कहीं तटस्थता के नाम पर मैं बिल्कुल दूर ही न जा पड़ूं। यहाँ बैठकर अपने को मानवता का अंग मान सकता हूँ, उसके समूचे जीवन का स्पंदन अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर भुवन, काफी हाउस में मानवता का जो अंश आता है उसका जीवन मानवता का जीवन नहीं है। वह तो रेखा के स्वर में थोड़ा सा आवेश आ गया। वह तो केवल एक भंवर है, वह भी बहुत छोटा सा, और जीवन का प्रवाह। वह सहसा चुप हो गई, फिर बोली, और मानवता क्या है? मुझे तो लगता है जब आप मानव से हटकर मानवता की बात सोचने लगते हैं
तभी आप जीवन से दूर चले जाते हैं, क्योंकि जीवन मानव का है, मानव यथार्थ है, मानवता केवल एक उद्भावनायक युक्ति सत्य। भुवन ने कुछ संकुचित होकर कहा, आप शायद ठीक कहती हैं, लेकिन मानवता न सही। जीवन की बात जब मैं कहता हूँ तब अपने जीवन से बड़े एक संयुक्त, व्यापक, समष्टिगत जीवन की बात सोचता हूँ। उसी से एक होना चाहता हूँ। अगर वह बहुत बड़ा प्रवाह है तो उसकी धारा को बाहों से घेर लेना चाहता हूँ, या वह छोटे मुंह बड़ी बात लगे तो कहूँ कि उस पर एक पुल बांधना चाहता हूँ, चाहे क्षण भर के लिए। यहाँ वह रुक गया क्योंकि उसे लगा कि वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और रेखा के चेहरे पर भी उसने एक हल्की सी आमोद की मुस्कुराहट देखी। आप हंसती हैं? बात भी शायद हंसी की है। कॉफी हाउस में बैठकर जीवन की नदी पर पुल बांधने की बात तो अफीम जी की पिनक की बात है। नहीं डॉक्टर भुवन, सच कहूँ तो मुझे आपसे थोड़ी ईर्ष्या ही हो रही थी। कॉफी हाउस की तो बात खैर छोड़िए, वह तो एक प्रतीक बन गया जिसके सहारे हम जीवन ही के प्रति अपने दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए यह तो मुझे नहीं लगता कि हम यूं ही बड़ी बातें कर रहे हैं। पर जीवन की नदी पर सेतु बांधने की कल्पना कर सकना ही इतनी बड़ी बात है कि मुझे ईर्ष्या होती है। भुवन ने कहा, हाँ, यो सेतु बनना चाहना है बड़ी मूर्खता, क्योंकि सेतु दोनों ओर से केवल रौंदा ही जाता है। हाँ, मगर सचमुच सेतु बन सके तो दोनों ओर से रौंदे जाने में भी सुख है, और रौंदे जाकर टूटकर प्रवाह में गिर पड़ने में भी सिद्धि। पर मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो उतनी कल्पना भी नहीं कर पाती। मैं तो समझती हूँ हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे छोटे द्वीप हैं, उस प्रवाह से घिरे हुए भी, उससे कटे हुए भी, भूमि से बंधे और स्थिर भी, पर प्रवाह में सर्वदा असहाय भीन जाने कब प्रवाह की एक स्वर्णी लहर आकर मिटा दे, बहा ले जाए, फिर चाहे द्वीप का फूल पत्ते का आच्छादन कितना ही सुंदर क्यों न रहा हो। भुवन तनिक विस्मय से रेखा की ओर देखता रहा। उसके शब्दों में, उसकी वाणी में चित्रों को उभार कर सामने रख देने की अद्भुत शक्ति थी। भुवन अपनी आंखों के सामने स्पष्ट देख सकता था एक दिगंत स्पर्शी प्रवाह, उसमें छोटे छोटे द्वीप मानो तैरते दीप और एक बड़ी अंधेरी रवहीन तरंग नहीं। उसने अपने को संभाल कर कहा, रेखा जी, आप क्यों कॉफी हाउस आती हैं? मैं एक ही शब्द की दो प्रकार के स्वरों में आवृत्ति बिना कुछ कहे भी रेखा कितना कुछ कह सकती थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं तो आप मानिए कॉफी पीने ही आती हूँ, थक कर आती हूँ, पर विश्राम के लिए नहीं, कॉफी पीकर फिर चल पड़ने के लिए। जैसे इंजन ईंधन झोंकने या पानी लेने रुकता है, या फिर साथ के लिए आती हूँ कुछ लोगों से मिलने, बात करने, और यहाँ इसलिए कि यहाँ वे सहज भाव से मिलते हैं। और मानव का सहज भाव से साक्षात वही हमारा मानव जीवन से और मानवता के जीवन से एकमात्र संपर्क हो सकता है। नहीं तो मानवता यानी हमारी कल्पना एक विशाल मरुभूमि है। बात कुछ अतिरिक्त गंभीर हो गई थी। दोनों सहसा चुप होकर सोचते रहे। थोड़ी देर बाद भुवन ने कहा, क्या हम लोग एक ही बात या दृष्टिकोण को समांतर ढंग से नहीं कह रहे हैं? आप जिसे व्यक्तियों का सहज साक्षात कहती हैं, मैं उसे नहीं। डॉक्टर भुवन, आप एक और संपूर्ण की बात कहते हैं, मैं एक और दूसरे एक की। संपूर्ण मेरे लिए केवल युक्ति सत्य है, अपने आप में कुछ नहीं, केवल एक और एक की अंतहीन आवृत्ति से पाया हुआ एक काल्पनिक योगफल। आपकी मानवता एक विशाल मरुभूमि है और मेरे ये सहज साक्षात छोटे छोटे हरे ओएसिस। न एक हरियाली से संपूर्ण मरु की कल्पना हो सकती है, न असंख्य हरियालियों को जोड़ देने से एक मरुभूमि बनती है। ये चीजें ही अलग हैं। भुवन ने जैसे मौका पाकर कहा, ठीक, असंख्य हरियालियों से एक मरु नहीं बनता, तो यह क्यों न मानिए कि यह मरु नहीं है, संपूर्ण जो है वह जीवन का उद्यान है। रेखा थोड़ी देर स्थिर दृष्टि से उसे देखती रही, फिर सहसा खिलकर बोली, इसीलिए तो मैं कहती हूँ डॉक्टर भुवन, मुझे आपसे ईर्ष्या है। मैं एक ओएसिस से ही इतनी अभिभूत हूँ कि दो जोड़ नहीं सकती और जोड़ना चाहती भी नहीं। कहिए कि इतनी पंगु हूँ कि अगर ओएसिस है तो मरु है ही, ऐसा मानना जरूरी समझती हूँ, जबकि आप बिना मरु के ही ओएसिस का अस्तित्व मानते हैं।
आप भाग्यवान हैं। भुवन समझ रहा था कि रेखा यूं बात टाल रही है या कि उसे फिर गंभीरता से उतार कर साधारण के तल पर ला रही है, काफी हाउस के उपयुक्त तल पर वह आग्रह करके बात आगे चलाना चाहता था। यद्यपि यह उसे लग रहा था कि अगर रेखा बात आगे चलाने को राजी न होगी तो उसके किए कुछ न होगा। मगर इतने में ही कुछ दूर से चंद्र का स्वर आया, भाग्यवान मैं हूँ रेखा देवी कि आप दोनों को यहाँ पा लिया। लेकिन भुवन को किस बात पर आप बधाई दे रही हैं? क्यों भुवन, कुछ नोबेल पुरस्कार मिलने की बात है क्या? रेखा ने सहसा एक और ही स्तर पर आकर कहा, हाँ, आप तो सबसे अधिक भाग्यवान हैं। आप तो बिना ओएसिस के मरुभूमि में ही खुश हैं। अगर उसमें आप लोगों का साथ हो और अच्छी काफी मिल जाए, चंद्र ने बैठते हुए कहा और पुकारा, बेरा। भुवन को विस्मय हुआ। रेखा की बात बिल्कुल चिकनी और साफ थी और हल्की हंसी उस वातावरण के बिल्कुल अनुकूल, पर क्या उसमें कहीं गहरे में एक विद्रूप का भाव नहीं था? विद्रूप और हाँ, एक अस्वीकार का, तिरस्कार का। रेखा और चंद्रमाधव मित्र हैं, इतना ही वह जानता था। लेकिन रेखा देवी, आप तो और काफी लेंगी न? और भुवन, तुम? भुवन ने संभल कर कहा, हूँ हाँ। बेरा, 3 काफी और ले आओ, 1 क्रीम। बेरा गया तो उसने पूछा, चंद्रा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? भेंट हुई तो? बताता हूँ, जरा काफी आने दो, उनकी बातचीत का जायका धो लूं। उस विषय की ओर फिर लौटना नहीं हुआ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।